वो कंसेप्ट दे आर नॉट विद इट के वॉशअप कैसे करते हैं, गाउन कैसे पहनते हैं, ग्लव्स कैसे पहनते हैं, और वो जो प्रिकॉशंस फरक साहब बता रहे थे, दे डोंट ऑब्जर्व दोस। मैं आप सबसे कहूंगा, पता नहीं कभी टॉक्स में भी ये स्टेशन आ जाए कि जी गाउन ग्लव करके दिखाओ, लेकिन ना भी आए, आप इसको अपना लें ऑल योर लाइफ इन योर प्रैक्टिस, क्योंकि इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आपकी टेक्निक्स, आपके स्टेप्स सर्जिकली प्रिस्क्राइब्ड हों, करेक्ट हों। मैंने इंग्लैंड में देखा है बहुत सारे सीनियर सर्जन्स को नहीं आता था ये, दे डिड नॉट एटलीस्ट ऑब्जर्व दीज प्रिकॉशंस कि स्क्रब कैसे करना है, गाउन कैसे पहनना है, ग्लव कैसे पहनने हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद फिर आपका बिहेवियर, जो फर्क ने कहा कि नॉन टच हो, किसी अननेसेसरी चीज को टच नहीं करना आप, ना अपने जिस्म को ना किसी और चीज को, सिर्फ पेशेंट को। तो ये सारी बातें जो आज मैंने तो पिछले 5-7 मिनट में ही देखी है, जो फरक साहब ने बताई हैं, वो घर पे ऑपरेशन थिएटर में आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, फिर कोई मुश्किल नहीं होगी आपके अपने लिए, फॉरएवर इन योर प्रैक्टिस, आपके पेशेंट के लिए, और ये इम्तिहान पास करने के लिए अगर कोई टोक का स्टेशन आ जाता है इस तरह कि ये करके दिखाओ, तो आपके 100% मार्क्स होने चाहिए, बिकॉज यू शुड बी डूइंग इट करेक्टली। आप 2-4 दफा प्रैक्टिस करेगी, जरूर कोई फॉल्ट होगी, हर एक में होती है, कोई बुरी बात नहीं है। तो सब हम गलती के पुतले हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी गलती इधर उधर करते हैं, लेकिन उनको मिनिमाइज किया जाए, उनको निकाला जाए, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस की जाए। तो आप जहाँ पे भी काम करते हो, वहां से एक गाउन, पेयर ऑफ ग्लव्स लेके अपने घर में अपने दोस्त के साथ, अपने किसी के साथ बैठ के उसको बार बार पहनिए और प्रैक्टिस कीजिए, फिर आदत पड़ जाएगी। फिर इसको नॉन टच टेक्निक कहते हैं कि आपका हाथ जो है वो टच ही नहीं करना चाहिए किसी चीज को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने फरज साहब के लेक्चर में पिछले 5-7 मिनट में देखी और सुनी। लेकिन मैं बड़ा स्ट्रांगली कहूंगा, फॉर योर गुड प्रैक्टिस आप ये अपनाइए, जिस तरह फरक साहब ने बताया है उसी तरह कीजिए, और ये प्रैक्टिस से होता है, एक दफा देखने से नहीं हो जाता। आप 5-7-10 दफा प्रैक्टिस करें, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर अनकॉन्शियसली भी आप यही करेंगी जो सही बात। वरना मैं तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलतियां बड़े बड़े प्रोफेसरों में देखी, और जब वेटिंग फॉर द पेशेंट बगलों में हाथ दे के ऐसे खड़े हो जाते हैं, और बगल जो है ये आम पे, दैट इज द वर्स्ट एरिया, वहां पसीना आता रहता है, वहां का गाउन भी गीला हो जाता है, तो विद दैट वेट गाउन बैक्टीरिया ट्रेवल, सब कुछ, वो प्रॉपर स्क्रब अप नहीं है फिर। तो आप ये देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसको आदत बनाइए। चलो, अच्छा जी, आज का टॉपिक मुझे इमरान शफी ने दिया, मोलर प्रेगनेंसी। वॉलंटियर कौन है जी? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका हिरा, नाम? हिरा सर। जरा? हिरा, हिरा ZARA? सर, HIRA, हिरा। तायरा? सर आवाज आ रही है? हीरा, हीरा, हीरा। H फॉर हॉर्स? जी जी सर। जी सर। हिरा। कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मुल्तान से। मुल्तान बड़ा अच्छा आ गए, हर दफा मुल्तान वाले बोलते हैं माशाल्लाह। थैंक यू आप सर। भी निश्तेरियन हो? नहीं सर, CMH से, CMH अच्छा, मुल्तान से। जी सर। मैं खुद निश्तेरियन हूँ, मुझे तो निश्तेरियन से प्यार। जी चले, सर।
मोलर प्रेगनेंसी का मैंने कहा था, पहले मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट में कुछ बोल दूं मोलर प्रेगनेंसी के मुतालिक, फिर इसका केस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। मोलर प्रेगनेंसी या जिसको जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज भी कहते हैं, GTD, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक बिनाइन, दूसरा मैलिग्नेंट। इसकी बिनाइन शक्लें जो है वो हाइड्रेटिफॉर्म मोल मोस्ट कॉमन, नियरली 80% पेशेंट्स जो हैं GTD या मोलर प्रेगनेंसी के इसको बिलोंग करते हैं, हाइड्रेटिफॉर्म मोल, या जिसको कंप्लीट मोल भी कहा जाता है। दूसरा है, ये कंप्लीट है तो दूसरा पार्शियल, के प्लेसेंटा में पार्शियली चेंजेस होती है, मोलर की बाकी प्लेसेंटा नॉर्मल जैसे होता है। ये तो दो बिनाइन शक्लें हो गई। इसकी मैलिग्नेंट शक्लें हैं, एक जिसको इन्वेजिव मोल कहते हैं, दूसरा कोरियोकार्सिनोमा, और तीसरा है प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, PSTT। ये 4-5 शक्लें हैं इसकी। इनमें से कॉमनेस्ट, जैसे मैंने अभी भी बोला, हाइड्रेटिफॉर्म मोल या कंप्लीट मोल है। फिर उसके बाद इन्वेजिव, और फिर है कोरियोकार्सिनोमा जो 5%। अब ये हो क्यों जाता है? बेसिकली ये ट्रोफोब्लास्ट की डिजीज है। और आपने अर्ली एम्ब्रियोलॉजी में ट्रोफोब्लास्ट कैसे बनता है उसका देखा होगा, पढ़ा होगा। इसमें जो कंप्लीट मोड है, हाइड्रेटिफॉर्म, वो इस वजह से बनता है कि एम्प्टी एग जिसमें से क्रोमेटिन नहीं है, उसमें एक स्पर्म एंटर होके उसका XY जो है वो डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस। तो इसलिए वहां उसके क्रोमोसोम जो हैं वो डबल हो जाते हैं। एक तो ये है। पार्शियल मोल बनता है कि प्रॉपर एग, उसके अपने क्रोमोसोम पूरे हैं हैप्लॉइड, उसमें 2 स्पर्म्स एंटर हो जाते हैं। पहले मैंने बोली शक्ल, उसमें एक स्पर्म डुप्लीकेशन हो जाती है। दूसरी शक्ल पार्शियल मोल बनता है जब 2 स्पर्म एक ओवम में एंटर हो जाते हैं जिसमें अपने भी थे। यहां तक जो मैंने कहा मैं दोहरा देता हूं। मोलर प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं वो हाइड्रेटिफॉर्म मोल होता है, 80% शक्ल EC की होती है, लेकिन टोटल इसका नाम है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, जिसमें और शक्लें भी हो सकती हैं। कंप्लीट मोल या हाइड्रेटिफॉर्म मोल के अलावा बिनाइन दूसरी शक्ल है पार्शियल मोल, और मैलिग्नेंट शक्लें वो 3 मैंने बोली। इसकी वजह मैंने बता दी, या तो ये एक स्पर्म जाके डुप्लीकेशन हो जाती है एग के अंदर, इसलिए
वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो डबल हो जाते हैं। लेकिन एग वाज एम्प्टी, नो क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ इट्स ओन। पार्शियल मोल्ड बनता है जब एग का अपना भी हो और एक नहीं दो स्पर्म एंटर हो जाए, तो ये सारी इकट्ठे होके यू कैन इमेजिन क्रोमेटिन मटेरियल कितना बढ़ जाता है। We come to clinical features. Most common irregular vaginal bleeding, इससे मरीज आता है प्रेगनेंसी के दौरान। और कभी कभी वो हिस्ट्री देता है कि वेसिकल्स भी पास होती हैं पर वजाइना। अनकॉमन सिम्टम्स हैं, हाइपरेमेसिस भी हो सकता है उनको, इवन हाइपरथायराइड की सिम्टम्स कभी कभी अपीयर हो जाती हैं। और पहले हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्पसिया हो जाता है, मोस्ट अनयूजुअल। नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्पसिया सेकंड हाफ में अपीयर होता है। फिर ये तो सिम्टम्स थे उसके, ये अनकॉमन सिम्टम्स लाइक हाइपरेमेसिस, मे बी सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइड, रेयरली प्री एक्लेम्पसिया। साइंस उसके हैं कि यू कैन सी रिपीटेड वजाइनल ब्लीडिंग, कभी कभी उसमें वेसिकल्स भी नजर आ जाते हैं। और पर एब्डोमेन एग्जामिन करें तो यूट्रस का साइज बिगर देन जेस्टेशन पीरियड, अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हाइट ऑफ फंडस पहले हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में आपको ज्यादा मिले तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये भी डाल लीजिए। आजकल तो टिपिकली अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस हो जाता है, फीटस इज एब्सेंट, और इसको स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस भी कहते हैं। आजकल को टेलीविजन पे आप देखते होंगे स्नो स्टॉर्म की तस्वीर उस तरह से अल्ट्रासाउंड पे नजर आती। जब आप उसका बीटा ईसीजी करें, बहुत ज्यादा होता है, मिनिमम जो उस स्टेज पे नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल बीटा ईसीजी है, उसका दुगना हो जाता है मिनिमम। और कोरिया कार्सिनोमा में तो वो इट गोज इनटू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। बेसिकली बीटा ईसीजी इज मच मोर or higher than that stage of pregnancy. Once a diagnosis is made, treatment is suction DNC. सर्वाइकल डायलेटेशन का मतलब है कि उसको डायलेट करने के बाद सिंटो से आप ड्रिप सेटअप कर देते हो, लेकिन चलाते हो जब डायलेटेशन हो जाए और आप सक्शन शुरू कर दे। ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। और जब सक्शन कंप्लीट हो जाए टिश्यू को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जरूर भिजवाइए।
इम्पोर्टेंट के नो रिपीट डीएनसी, पुराने जमाने में, मेरे जमाने में करते थे रिपीट डीएनसी, अब नहीं। अगर पेशेंट इज RH नेगेटिव, उसको एंटी डी देना मत भूलिए। नेक्स्ट, फॉलो अप। हेरिडिटरी फॉर्म मोल या कंप्लीट मोल में HCG 2 महीनों में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसको आप फॉलो अप करेंगे विद रिपीट HCG टेस्ट फॉर 6 months। सर रिपीट करें प्लीज। के HCG डीएनसी करने के बाद 2 महीने में खत्म हो जाता है, नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल मीन्स खत्म। लेकिन फिर भी आप, वो नॉर्मल हो गया है, फिर भी 6 महीने उसको फॉलो अप करते रहेंगे बाय रिपीट बीटा HCG टेस्ट। अगर 2 महीने में नॉर्मल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जब नॉर्मल हो जाए, दैट मीन्स नो बीटा HCG, फिर भी आप उसके 6 महीने बाद फॉलो अप जारी रखेंगे। इवन इफ पार्शियल मोल था, उसका भी फॉलो अप यही है, जब आखिरी टेस्ट नेगेटिव आ जाए, उसका भी 1 महीने बाद फिर टेस्ट करना है, वो भी नेगेटिव हो तो फिर हम कहेंगे कि अब ठीक है। कंप्लीट मोल का नेगेटिव के बाद 6 महीने का फॉलो अप, पार्शियल का नेगेटिव होने के बाद कम से कम 1 महीना और। फॉलो अप इसलिए है कि गो लो है, 1 in 80 रिकरेंस हो जाती है। During this follow-up period, कंट्रासेप्शन जनरली बैरियर मेथड कहते हैं, लेकिन अगर टेस्ट नेगेटिव हो गया, उसके बाद OCP भी दी जा सकती है। देन स्पेशल सिचुएशन, ट्विन प्रेगनेंसी में एक वायबल बेबी है, एक मोल है। इसमें अगर कुछ नहीं करते तो 35% चांस है बेबी के जिंदा पैदा होने के, लेकिन somehow in such babies neonatal death rate का बड़ा high incidence है, that is nearly 40% babies die after birth. कुछ लोग कहते हैं कि अगर ट्विन में मोलर प्रेगनेंसी हो तो उसको मिथोट्रेक्सेट दो। देखा ये गया कोई रिजल्ट्स में कोई खास फर्क नहीं बेबी के, दे भी दे तो बेबी पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं। उसके आगे वेरी ब्रीफली फीगो ने स्कोर डिस्क्राइब किया हुआ है ताकि हम मोल को लो रिस्क या हाई रिस्क
लेबल कर दें, क्योंकि देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स जिनमें मोल की रिकरेंस या एडवांसेस इनटू मैलिग्नेंट स्टेज बढ़ जाती है। वो एक टेबल है, आपको हर किताब में मिलेगी, मेरी किताब में भी है। ये मैं आपको इस तरह से दिखाता हूं, नजर आई? कहिए यस या नो। जी सर, जी सर। देख ली, लिख ली आपने, या किताब में से देख लेंगे? जी सर। ये स्कोर इसके मुताबिक उसको हाई रिस्क या लो रिस्क कह दिया जाता है। हाई रिस्क वालों को फॉलो अप किया जाता है विद कीमोथेरेपी, मीथोट्रेक्सेट जनरली। लो रिस्क, जिनका स्कोर लेस देन 6 होता है उनको लो कहते हैं, जिनका स्कोर मोर देन 7 होता है उनको हाई कहते हैं। उनको कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर डिजीज आउटसाइड यूट्रस हो या सेकेंडरीज फैल जाएं इनटू द लंग्स एंड अदर्स, उसको लिए कीमोथेरेपी देना जरूरी है। वो कीमोथेरेपी की रिजीम है, एक रिजीम आप याद कर लीजिए। मैं दोहराता हूं जो मैंने कहा है, फिर बात को केस डिस्कस कर देंगे। मोलर प्रेगनेंसी आमतौर पर हम देखते हैं 80% केसेस, लेकिन इस सारे ग्रुप को जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज कहते हैं, जिसकी 2 बिनाइन शक्लें, एक कंप्लीट मोल या हाइड्रेटिफॉर्म मोल इसी को कहते हैं, या पार्शियल मोल। उसकी इन्वेजिव या मैलिग्नेंट शेप्स हैं, एक इन्वेजिव मोल, दूसरा कोरियोकार्सिनोमा, तीसरा प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ये सबसे ज्यादा कॉमन है इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, उससे कम जापान, मिनिमल यूके में। इसकी वजह मैंने बता दी। कंप्लीट मोल में एक स्पर्म एंटर होता है उस एग में जिसमें अपने क्रोमोसोम नहीं, और ये एंटर होकर डबल हो जाता है। डुप्लीकेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म। पार्शियल मोल में ओवम का अपना भी क्रोमेटिन मटेरियल और 2 स्पर्म विद हैप्लॉइड एंटर होके ये इतना सारा क्रोमेटिन मटेरियल बढ़ा देते हैं। सिम्टम्स बताया मोस्ट कॉमन, फिर साइंस, फिर इन्वेस्टिगेशंस। मैनेजमेंट जनरली मोल की है, सक्शन डीएनसी वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन बताई आपको। एंटी-डी देना जरूरी है। फॉलो अप किस तरह करना है वो भी बताया, पर नेगेटिव टेस्ट होने के बाद तकरीबन 6 महीने और। कंट्रासेप्शन क्या देनी है, ड्यूरिंग दो 6 months बैरियर मेथड्स, बाद में टेस्ट नेगेटिव तो फिर ओसीपी भी दे सकते हैं। फिर आपको फीगो की स्कोरिंग सिस्टम की तस्वीर दिखाई टेबल,
और बताया कि लो रिस्क हम उसको कहते हैं जिसके 6 से कम स्कोर हो, हाई रिस्क उसको कहते हैं जिसका 7 हो। फॉलो अप हाई रिस्क में मीथोट्रेक्सेट से करते हैं, उसकी डोज है 0.4 मिलीग्राम पर केजी। मेरा ख्याल है मुख्तसरन ये काफी कह दिया मैंने। अब डॉक्टर हेरा, जी आर सर। यू स्टिल विद अस? जी सर जी। तो पहले कोई 1-2 सवाल पूछने हो इसके मतलब तो पूछ लीजिए, ताकि फिर हम सर बेसलाइन बीटा ईसीजी करवाते हैं आफ्टर एवैक्यूएशन आफ्टर 48 आवर्स? क्या बीटा ईसीजी कब करवाते हैं? सर ये सक्शन एवैक्यूएशन के 48 आवर्स बाद करवाते हैं? 48 आवर वो बेस लाइन आपके पास बीटा ईसीजी आफ्टर सक्शन डीएनसी होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि वो रैपिडली फॉल करता है विद इन 56 डेज या 2 महीने के, 2 महीनों के अंदर अंदर वो नॉर्मल नेगेटिव हो जाता है। दैट मीन्स कि उसको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड उसका स्कोर जो है मैंने जैसे कहा -6 से कम। लेकिन वो जो जिसका स्कोर इस तरह रैपिडली नीचे ना आए, करते रहना है टिल इट बिकम्स नेगेटिव। फिर उनके लिए जिनका स्कोर 7 से ज्यादा है उनको मीथोट्रेक्सेट का कोर्स देना है और 0.4 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देना। और बाकी के अगर मेटास्टेसिस हो उसके लिए प्रॉपर कीमोथेरेपी है, वो मैंने कवर नहीं किया। जी सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। जी सर, ये ट्विन विथ मोलार उसको मैनेज कैसे करेंगे? किसको जी? ट्विन प्रेगनेंसी, ट्विन हो, वन इज नॉर्मल एंड वन इज मोलार प्रेगनेंसी, सो हाउ विल यू मैनेज? मैंने कहा ना, वो उसमें उनको कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें। आपके सवाल का जवाब कुछ भी ना करें तो जो लाइव बेबी है उसका मोर्टेलिटी रेट या स्टिल बर्थ का या न्यूनेटल डेथ का 40% है। तो जिनको हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हो गया, मीथोट्रेक्सेट का एक कोर्स दे दिया, तो उसका भी प्रोग्नोसिस बेबी का उतना ही बुरा है। तो इसलिए वो मीथोट्रेक्सेट देने का कोई खास फायदा नहीं या कोई नुकसान भी नहीं। जी तो सर फिर इसका टॉप नहीं कर सकते हम कि दोनों ही बेबी अब नॉर्मल होंगे? नहीं, एबनॉर्मल बेबी की तो बात ही और है। आज तो है कि मोलर प्रेगनेंसी विद लाइव बेबी, लाइव बेबी नॉर्मल है तो उस प्रेगनेंसी को उसी तरह कंटिन्यू करेंगे और डिलीवर करेंगे। बट समहाउ या वो स्टिल बर्थ हो जाती है या न्यूनेटल डेथ होती है, इस बात का रिस्क है 40%। ये इस तरह अपने पेशेंट को काउंसल करना है कि देयर आर 2 choices, one to give you methotrexate, other to give you nothing. Just wait for this baby to be delivered normally. उसका सेक्शन की इंडिकेशन ऑब्स्टेटिकल होंगी तो लेकिन बेबी के सर्वाइव के चांसेस 60% हैं, 100% नहीं। जी सर सिनेरियो दे दें। चलिए कुछ नहीं। डॉक्टर patient XY, age 21, primary gravida, जी सर। comes to you with amenorrhea of 3 months and irregular vaginal bleeding for 1 week. पहले तो मैं इधर ही रुकता हूँ। बोलिए जी आप। जी ये सर। मैंने हिस्ट्री दे दी आपको, जी सर। मैं दोहरा दूं। Mrs. XY, age 21, primary gravida, complains of amenorrhea of 3 months. That means LM पे 3 महीने पहले आया था।
जो भी बन। जी सर। अब 1 हफ्ते से इरेगुलर ब्लीडिंग, हाउ विल यू मैनेज? पहले जी तो सर। यहीं पे बात खत्म। ठीक है सर, so start करूं? जी जी sir, after my introduction I will confirm the biodata of the patient, and then I will ask about the details of her symptoms, that the number of episodes of pervaginal bleeding and amount of bleeding, color of bleeding, and any passage of vesicles in the bleeding. And then I will inquire about her any precipitating factors about the bleeding, that any coitus or heavy weight lifting or any abdominal trauma. And then I will ask about her last menstrual period, and ask the details of the pregnancy, that whether it was a spontaneous or assisted conception, does she took मैं folic थोड़ा सा acid. इंटरप्ट कर, LNP के साथ यहीं पे बोल दीजिए रेगुलरिटी ऑफ Regularity, जी sir, and regularity of her menstrual cycle. गुड। And then I will ask whether it was a spontaneous or assisted conception, does she took folic acid in the start of the pregnancy, any complaint of nausea and excessive vomiting excessive vomiting, and any booking scan was done, and what was it report if available. And then I will ask her obstetric. यहाँ पर थोड़ा सा जी सर। आगे चलने के से पहले आप कह दीजिए कि how did she confirm her pregnancy? जी सर, जी सर। क्योंकि इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मैंने अभी बताया नहीं आपको, हाइट ऑफ फंडस ज्यादा होगी तो अनश्योर ऑफ डेट्स भी आ जाता है। जी सर, जी सर। तो उसमें आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म कब हुई थी और कैसे हुई थी? ठीक है विद सर। प्रेगनेंसी टेस्ट, विद अल्ट्रासाउंड, विद एनीथिंग एल्स, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह। जी तो सर। जी चलिए आगे। And next I will ask her gynecological history, that about her regularity of the cycle and use of any contraception, and pap smear history. And I will take the past medical history of diabetes, hypertension, TB, asthma, ischemic नहीं heart बस disease. बोलिए ना बस। ठीक है I'll सर। inquire about her medical, जी सर। social, family, बस ये हेडिंग बोल। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक And चले। past medical history and any surgical history of significance, any family history and personal history of smoking or drug addiction, and any known drug allergies, and her social status at home. Good. And then I will do the examination of the patient, in which I will measure her BMI. We'll see the general look of the patient. We'll look for any anemia, jaundice, chylomicria, neck examination. ठीक जी सर। मैं बताऊं, एब्डोमेन एग्जामिनेशन पे साइज ऑफ द यूट्रस इज 18 वीक्स। 18 weeks, ठीक है सर। Sir, then I need the investigations of the patient, in which I want to know her complete blood count, her hemoglobin, platelets, and total leukocyte. एक मिनट, जब मैंने बोल दिया ना आपको 18 वीक्स, ये आपने खुद ही ये फाउंड आउट कि मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन पे, ये जनरल एग्जामिनेशन के बाद एब्डोमेन एग्जामिन किया तो हाइट ऑफ फंडस वाज 18 जी वीक्स। सर। लेकिन आप यहीं पे मेक ए कमेंट ताकि एग्जामिनर को बात समझ आ जाए। However, her gestation period or amenorrhea is 3 months, so I will reconfirm यहाँ पे ताकि एग्जामिनर को डबल पॉइंट ये फिक्स हो जाए कि यू नो कि हाइट ऑफ फंडस और डेट में डिस्क्रिपेंसी है। तो जी सर, लार्ज फॉर डेट है। हाँ, आई रिकन्फर्म हर डेट। ठीक है सर। गुड, माशाल्लाह। सर अब इन्वेस्टिगेशंस, सर इन इन्वेस्टिगेशंस आई नीड। जी बोलिए। इन्वेस्टिगेशन I need her complete blood count, her hemoglobin, platelets, थोड़ा and सा total मैं leukocyte. आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लेने के लिए कह दूं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे जब हाइट ऑफ फंडस 18 वीक्स है तो आई विल लुक फॉर एनी मैसेज ऑन द साइड ऑफ द यूट्रस, जो कि मोल में ओवरीज एनलार्ज हो जाती हैं। जी सर, थीका ल्यूटेल सिस्ट बन जाता है। हाँ, तो यहाँ पे अगर ये कह देंगे आई विल फील फॉर एनी मैस ऑन द साइड ऑफ द यूट्रस, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक।
चलें, आपने फील किया, फिर आप इन्वेस्टिगेशन। अब मैं नहीं, अभी एग्जामिनेशन लेनी है। I'll inspect the pad of the patient, ये कहना है। जी सर। तो क्या देखेंगे? जी सर। Sir, I will inspect the pad of the patient to look for color and amount of bleeding and any vesicles if visible. And ये then बात sir, बोल। जी sir. जी Sir, then I will do the investigations and investigations. I want her complete blood count to rule out any anemia, platelet count, and her वो सारा total. बस जी complete सर, blood। ब्लड ग्रुप विद RH फैक्टर। सर हम्म। बेसलाइन सारी कराएंगे, फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर, हर हेपेटाइटिस। वो बोलिए नहीं, बस ठीक है सर। complete। जी सर। देन आई नीड हर pelvic ultrasound फॉर viability of a fetus or any other pathology. ठीक, अब ये अल्ट्रासाउंड पे आ गया। There is no fetus, no storm appearance। जी सर। जी बोलिए। जी हाँ sir, now I manage my patient and will follow all this I will follow the protocol of breaking the bad news and empathetically counsel the patient about the diagnosis that she is having the molar pregnancy, and that is not the normal pregnancy, and I will explain the risks if it is left untreated, that is massive bleeding and uterine perforation, persistent gestational trophoblast disease, and risk of choriocarcinoma. And then I will offer her admission and plan her suction and evacuation by involving the multidisciplinary team, in which I include the senior अभी तक बीटा gynecologist. एचसी क्या बोला? जी सर, बोल बीटा दिया था। नहीं सर, बीटा एचसी वो लैब्स के साथ ही। जी सर। नो स्ट्रॉन्ग स्टॉप के साथ ही बोल दीजिए ना बीटा एचसी। जी सर ठीक है। I'll सर check फिर her तो वो and LFTs, RFTs, चेस्ट एक्सरे, ये वो सारे सर मुझे चाहिए होंगे। आप बोलिए ना फिर साहब। जी सर। जी Sir, I want further investigations for before performing the suction evacuation, that is LFTs, her renal function test and chest X-ray, and the her beta HCG level. जी And then plan her suction evacuation by involving the senior gynecologist and anesthetist, blood bank histopathologist, and give her psychological support. And then I will prepare the patient for suction and evacuation, get her anesthesia fitness done after the complete workup. And I will explain the whole procedure to the patient with all its possible complications of massive bleeding and काउंसिल कर perforation. देना बस, कायल काउंसिल। जी sir. Sir, I will get informed written consent from the patient, and also take the consent for hysterectomy in case of massive bleeding. And then I will do the blood arrangements before the procedure. And under anesthesia, suction evacuation will be done, and the products of conception will be sent for histopathology. And I will avoid the oxytocin during the procedure, except the patient is heavily bleeds due to the risk of tissue embolization. And after the procedure, I will keep the patient under observation for parvagina bleeding and will monitor her vitals. And when the patient gets stabilized, I will explain her the need for long-term follow-up. Her beta HCG sample will be sent after 48 hours of suction and evacuation. For further follow-up, will depend upon the report of the histopathology. And if it is a complete mole, then beta HCG, and if beta HCG fall within 56 days, then follow-up will be for 6 months from the day of the suction and evacuation. And थोड़ा थोड़ा अब माशाल्लाह पढ़ के आई हुई हो, बहुत अच्छा बोल रही हो, बहुत अच्छा बोल रही हो। लेकिन यहाँ पे आपने कुछ डेज तो बोल दिया, लेकिन आप यहाँ पे ऐड कीजिए, before the patient is discharged, I will calculate her score and whether she is a case of high risk or low risk. ये अल्फाज बोलिए। ठीक है सर। And before the discharge of the patient, I will assess the patient by FIGO scoring, whether she is high risk or low risk. And if her score is less than 6, then she is a low risk case. And if it is more than 6, then she is at a high risk patient. And जी sir, and I will offer her. उसके मुताबिक I'll discuss, if she is a high risk case, I'll discuss with the oncologist
for a chemotherapy. course of methotrexate for. जी सर. सर इस तरह से methotrexate, सर एक बात पूछूं, सॉरी सर, methotrexate जो है वो सर सिंगल एजेंट कीमो को तो लेस देन 6 वाले को भी सर दे सकते हैं ना, इन केस के अगर नीड फॉर इंडिकेशंस हो कीमोथेरेपी की. ये वो तभी तो ये आप लोगों के लिए आसान कर दिया ये फीगो के स्कोरिंग सिस्टम ने. जी सर. क्योंकि अगर पेशेंट की एज 39 से ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली हाई रिस्क में चली जाती है. जी सर. वो ऑटोमेटिकली उसका स्कोर जो है वो बढ़ जाता है, isn't it? जी जी सर. तो इसलिए आप स्कोर पे इत्तेफाक कीजिए कि आई फीगो स्कोरिंग करूंगी मैं उसकी और फिर अकॉर्डिंगली आई डील विद बस. जी सर ठीक है. ठीक है. जी सर. चलो वेरी गुड माशाल्लाह. फिर Sir, उसको कंट्रासेप्शन offer की her contraception, जी sir, till her follow up completed, and I will also counsel her about the risk of reoccurrence in the next pregnancy. That is 1 to 2% after 1 mole, and 15 to 20% after 2 moles, and 50% risk of reoccurrence after 3 mole. And sir, I will also advise her early booking and scan in the next pregnancy. वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह. तुम तो मुल्तान से बहुत तेज निकली. Thank you sir. इसी तरह इम्तिहान में बोलोगी तो तुम्हें पास के नंबर होते हैं 6, तुम्हें मिलेंगे 8. थैंक यू सर. सर सर एक चीज अभी भी डाउट है मुझे, क्लियर कर लो सर. जी. सर मुझे ये बताएं कि सर हम अभी उसका 48 आवर्स के बाद जब बीटा एससीजी कराएंगे तो सर उसके बाद हम उसे फॉलो अप के लिए रखेंगे ना, तो सर अगर उसमें उसका वो नहीं फॉल करता बीटा एससीजी तो फिर सर हम उसकी इंडिकेशन बनती है ना कीमो की, या उसे बहुत ज्यादा हैवी नीड है, या फिर उसकी कीमोथेरेपी की इंडिकेशन बनती है. और जी सर. वो मैंने रिजीम वेरियस रिजीम्स हैं एक्टिनोमाइसिन की, जी सर, मिथोट्रेक्सेट ईमाकोम है तो और वो पढ़ लीजिए और कहिए कि विद द कंसल्टेशन ऑफ oncologist I will prescribe a course of this and then follow. कीमोथेरेपी. ठीक है सर. और साथ मिस कर गया अगर बीटा से फॉल नहीं कर रहा तो फिर मैं उसका एक्सरे चेस्ट करूंगी और आई लुक फॉर एनी सेकेंडरीज और मेटास्टेसिस एनीवेयर एल्स. ठीक है सर. सर फिर वो फर्दर मतलब हमने यही करना है कि इन कोलैबोरेशन विद द ऑन्कोलॉजिस्ट वी विल एडवाइज हर द कीमोथेरेपी. बिल्कुल बस. ठीक है. ठीक, थैंक यू. अब इसके मतलब कुछ पहले सवाल किसी ने पूछना पूछ लें, वरना फिर हमारे पास अभी हैं 5-7-10 मिनट तो कुछ और डिस्कस कर लें. जी बोलिए. सर अगर एक पेशेंट आपके पास आती वेरी है, गुड, आई एम प्लीज्ड. सर अगर एक पेशेंट आती है जेस्टेशनल एमिनोरिया ऑफ 8 वीक्स है और फंडल हाइट उसकी, ऐसा अगर एक पेशेंट आती है जेस्टेशनल एज उसकी 8 वीक्स है और जिसकी फंडल हाइट है वो 12 वीक्स है, सर सो बाई मैनुअल करें? भाई मैं लोग करने में अगर कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है तो कोई अर्ज. ठीक है. और सर सर्वाइकल रैपनिंग करते हैं बिफोर सक्शन एवोल्यूशन? क्या सर्वाइकल रैपनिंग क्या मैं नहीं समझा ये क्या क्या करना है? सर माइजोप्रोस्टोल देते ताकि सर्वाइकल रैपनिंग हो जाए उसकी बिफोर एवोल्यूशन, अगर ओस बिल्कुल क्लोज है तो वो देनी है? क्या मैं नहीं, फिर भी नहीं मैं समझ. सर शी वांट टू से कि सर हम जब सर्वाइकल राइपनिंग करते हैं जो मिसोप्रोस्टॉल देते हैं, यार राइपनिंग क्यों करेंगे आप? आपका 8 वीक्स का एमिनोरिया 12 वीक्स का साइज है, आप पक्का करना चाहती है कि वही डेट्स के हिसाब से कोरिलेशन नहीं है. अनश्योर ऑफ डेट्स वाला सारा फार्मूला इस पे अप्लाई होता है कि आप बाई मैनुअल इमेजिन इसलिए करना चाहती हैं कि वो 12 वीक्स का साइज इसलिए तो नहीं कि वहाँ पे कोई फाइब्रॉइड है या ओवेरियन सिस्ट है, पुशिंग इट अप. आप ये रूल आउट करना चाहते हैं बाय मैनुअल. अगर डायग्नोस्ड केस है, अगर हम सक्शन और एवोल्यूशन करना चाहते हैं सर, अगर डायग्नोस्ड केस हैं, डायग्नोस्ड केस ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, हाँ, तो उसमें आप बायलैटरल सिस्ट देखना चाहती हैं तो थिकल यूट्रिन सिस्ट, तो
वो बाई मैनुअल वहां पे अलाउड है, ठीक है, जस्टिफाइड है, और प्लस आप अल्ट्रासाउंड से भी वो पता कर सकते हैं। आजकल अल्ट्रासाउंड, मेरे जमाने में जो गायनी का पेशेंट आता था, चाहे कुछ भी कंप्लेंट हो, अगर पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं किया जाता था तो डॉक्टर को रेप्रीमांड करते थे, हमने तुम लेजी हो, व्हाई डोंट यू गेट अप एंड एग्जामिन। अब रॉयल कॉलेज गाइडलाइंस इशू करता है फॉर इंटीमेट एग्जामिनेशन। It means it's not universal anymore because of ultrasound, because of ultrasound. लेकिन ये जो सवाल पूछा गया कि 8 वीक्स का एमेनोरिया 12 वीक्स का साइज है, क्या बाई मैनुअल कर लें? मैं कहूँगा बिल्कुल कर लें, क्योंकि एग्जामिनर कहेंगे क्यों करना चाहते हो? The argument is there's discrepancy between the height of fundus and gestation period. The possibility is there could be fibroid or ovarian tumor which is pushing it up. Hence, I will like to do pelvic bimanual examination. तो वो आप बिल्कुल ठीक है, कंफर्टेबल है जी। सर राइपनिंग करनी है सर्विक्स की बिफोर इवैक्यूएशन? जी वो इस पेशेंट में जिसकी सक्शन डीएनसी होनी है, अगर सर्विक्स टाइटली क्लोज्ड है तो राइपनिंग कर लीजिए। अगर टाइटली क्लोज नहीं, क्योंकि उसकी डायलेटेशन 10-12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना जरूरत है आपको, क्योंकि 10 की डायलेट करके कैनुला डाल के अपने कैनुला की टिप ये should be just above the internal os. The cannula tip should be just above the internal os. तो वो रख के आपने सक्शन ऑन कर देनी है, वो सक होता जाए, साथ ही आपने उस वक्त शुरू करनी है सिंटोसिनोन टिप। ये कहने की जरूरत है कि आई विल सेट अप ऑक्सीटोसिन ड्रिप बट विल नॉट स्टार्ट टिल द सेक्शन स्टार्ट्स। ये किताब में इस पे काफी सारा एम्फेसिस है। तो वो फिर साथ ही ऑक्सीटोसिन ड्रिप शुरू कर दूंगी और सेक्शन करूंगी। तो आपने देखा होगा मोल प्रेगनेंसी इतनी अनकॉमन भी नहीं है, आप सब ने सेक्शन डीएनसी की होगी उसकी। तो जब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं फॉर टू सिक्योर हेमोस्टेसिस आप देख लीजिए, उसको 5 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन डायरेक्टली देने की जरूरत है तो वो दे दीजिए। ऑब्जर्व कीजिए, जैसा कहा डॉक्टर हेरा ने, फॉर ब्लीडिंग इन ऑपरेशन थिएटर नो ब्लीडिंग, फॉलो अप इन द वार्ड एंड होम। जी सर सिंटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करती है, उसमें एम्बोलाइजेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू होता है। सर डॉक्टर साहब ने जरा आहिस्ता बोले, मैं जरा आहिस्ता सुनता हूँ। जी सर, सिंटोसिनिन जब हम देते हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है, उसमें जो ट्रोफोब्लास्ट अब वो तो इमीडिएटली करती है ना, तभी आपने पहले आपने कैनुला इन द कैविटी ऑफ द यूट्रस रखना है, उसके बाद आपने वो ऑक्सीटोसिन ड्रिप शुरू करनी है और साथ ही सक्शन। सर अगर एर्गोमेट्रिन यूज कर लें? Ergometrin causes stronger contraction. It causes stronger contraction, और उसमें वो के जी कुछ मोल के टिश्यू ब्लड में न चले जाएं टू कॉज मेटास्टेसिस और सेकेंडरीज, तो इसलिए उसका जिक्र नहीं है किताब में, ऑक्सीटोसिन का है जी। चलें कुछ और पूछे। फहमीदा जी, फरहाना बेगम, कुछ तो बोलो ना, नाम आता है आपका। सर एक और बात है कि जो हम आपके पास स्कोर लेस देन 6 होता है, आप जो साइकिल देते हैं कीमोथेरेपी के, आपने एक साइकिल दे दिया है, जो दूसरा साइकिल है वो 6 दिन के बाद रिपीट होगा या 2 हफ्ते के बाद रिपीट होगा? नहीं, वो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेकेंडरीज, आपकी एक्सेप्ट फाइंडिंग एंड बीटा एसिड, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग। आपको पता है कि ये बीटा एसिड जो है बहुत रैपिडली बनता है और रैपिडली फॉल भी करता है, तभी तो शुरू प्रेगनेंसी में हम बार बार अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि बीटा एसिड हर 48 आवर्स के बाद डबल हो जाता है।
इसकी प्रोडक्शन इतनी रैपिडली, और जब गिरती है उसी स्पीड से गिरती है। तो इसलिए आपका जो गैप है 6 दिन का, उसमें आप देखेंगे कि बीटा एचसीजी कितना गिरा है। Whether the patient needs second course, third course will depend. This is the only way we are monitoring beta HCG, और हमारे पास कोई है नहीं means to monitor. तो इसलिए उसकी the speed at which it falls will determine whether patient needs second course or third course. चलिए और कुछ। सर मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शंस क्या इंटरवल कितना रखना हमने, वीकली या बाई वीकली? कौन सा इंजेक्शन? जी फिर फरमाइए। मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन तो हम देंगे। हाँ जी, सर वो मैंने कहा ना कि वो उसका कोर्स है कि आप कैलकुलेट करिए अकॉर्डिंग टू द वेट, और वो फिर ओवर 6 days देने, उसको डिवाइड कर लीजिए पर डे की। और कुछ नहीं, कोई नहीं बोल रहा तो फिर खत्म करें क्या? कुछ पूछना तो पूछ लें, अभी 1 मिनट है हमारे। सर जिस तरह से हमारे पास पेशेंट आती हैं, वो जो है हम अभी वो फॉलो पर पेशेंट है, कंप्लीट मोल की पेशेंट है, फॉलो पे रखा हुआ है, और वो उसका जो है तकरीबन 1 year तक हमने उसे मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी के बाद गैप कहा गया है। अगर उस दौरान वो प्रेग्नेंट होकर आ जाती है, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगी या लेकर जाएगी वो प्रेगनेंसी? जी बात है कि तभी तो हमने कॉन्ट्रासेप्शन की बात की कि आपकी काउंसलिंग प्रॉपर दी थी, तो आपने कहा उसको कि इस पीरियड में बैरियर मेथड, पहले मैंने बोला कि तो बोलने का मतलब ये है कि उस पीरियड में प्रेग्नेंट नहीं होना उसने, और बाद में आप ओसीपी भी दे सकते हैं जब बीटा एचसीजी नॉर्मल 0 हो जाए। तो ये आपने एडवाइस हो गई है। एक मिनट के बावजूद अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है and you are giving chemotherapy to that patient, तो फिर that as such indicates कि उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाए, क्योंकि जो टॉक्सिक ड्रग्स है, कैंसर ड्रग्स, तो दे, और पहले 6 हफ्ते में आपको पता है द फीटस इज मोस्ट वल्नरेबल, और उस पीरियड में अगर कीमोथेरेपी हो रही थी तो दैट इज एन इंडिकेशन कि उसको टर्मिनेट। चलो, ऑल द बेस्ट। सर हमारा टॉक्स का जो पेपर हुआ था ना पिछला, उसमें आया था कि एक पेशेंट है, उसकी सक्शन इवैक्यूएशन हुई है, और वो जो है ना अब वो है दोबारा हमारे पास आई है और वो हेविली ब्लीड कर रही है, और उसका जो बीटा एचसीजी है वो 5000 से ज्यादा है। तो वो कह रही थी कि डीडीज बताएं। अब डीडीज में उनको मोलर भी बता रहे थे अभी, लेकिन वो कह रही थी नहीं और बताएं और क्या करेंगे, मतलब क्या बताना था, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी उसमें। नहीं मैं आपको बड़ा आसान, पहला आपने मोल बोल दिया जी, उसके बाद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का डिफरेंशियल डायग्नोसिस शुरू हो गया। नंबर 1 पॉलिप इन द यूट्राइन कैविटी, नंबर 2 के वॉल में जैसे मल्टीपल फाइब्राइड्स, इंट्राम्यूरल, नंबर 3 फिर कोई और, फिर एक्सोजेनस हार्मोन दे रहे हैं आप उसको या ले रही है खुद ही, फिर ब्लीडिंग डिजीजेस, वो जो भी एक ह्यूज लिस्ट है 10-12 की बना दीजिए, लेकिन पहला आपने बोलना है कि मोल, दूसरा बोलना है पॉलिप, तीसरा बोलना है इंटरमीडिएट फाइब्राइड, उसके बाद जो मर्जी बोलते चले जाइए। और फिर उसकी क्या उनको बताना था कि इसकी मतलब इसकी दोबारा सेक्शन इवैक्यूएशन होगी या उसको? नहीं, पहले के इसकी मैनेजमेंट विल डिपेंड अपॉन द फाइंडिंग्स ऑन अल्ट्रासाउंड और अदर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है सर, ये अल्फाज बोलिए। द मैनेजमेंट, पहले मैं कंफर्म करूंगी द कॉज और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फिर उसके बाद द मैनेजमेंट विल डिपेंड अपॉन द कॉज। अगर उसको ब्लीडिंग डिजीज है तो वो उसका जो ब्लीडिंग डिजीज का मैनेजमेंट है कि आप प्लाज्मा दे देंगे, आप प्लेटलेट दे देंगे, आप ब्लड दे देंगे, जो भी है, या उसकी कोई मेडिसिन है ट्रांसमीन या वो देंगे, तो वो बोलेंगे आप।
अगर वो ठीक नहीं है। काम करते तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाएं। लेकिन ठीक अगर है। पॉलिप है, दैट जी। इज क्रॉस, तो फिर हम ये फिर सारा कुछ नहीं करेंगे, फिर हम कहेंगे हिस्टोस्कोपिक अफेक्ट करेंगे। अगर फाइब्रॉइड है मल्टीपल इन द म्यूट कर दें यूट्राइन, काइंडली बाकी। फिर हम डिस्कस करेंगे पेशेंट के साथ फ्यूचर फर्टिलिटी कि उसकी मायोमेक्टमी होनी है कि हिस्टेक्टमी होनी है। समझ गए? मैं वापस लाता हूँ, आपका सवाल अच्छा है कि एक पेशेंट की अपने सेक्शन डीएनसी की फॉलोअप में आई और कहती है कि मुझे हैवी ब्लीडिंग हो रही। आप कहेंगे जी नंबर 1, I'll rule out recurrence of mole or is advanced into malignancy. ये अल्फाज बोल के बाकी और कोई नहीं बोला. Once that is ruled out, then the cause of heavy menstrual bleeding, जो किताबें में heavy menstrual bleeding का चैप्टर लगा ही है, उसमें जो भी है नंबर 1 अंदर से शुरू करते हैं. Polypi, uterine polypi could be benign, malignant, placental, उस तरह से बोलेंगे. Fibroid, तो फिर fibroid in the wall of the uterus, फिर pelvic tumors, फिर बाहर निकल आए तो ब्लीडिंग डिजीजेस और हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम जो भी है. फिर उसके बाद कि जी आई विल बाय इन्वेस्टिगेट, नाम ना बोले, बाय इन्वेस्टिगेशन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज एंड ट्रीट द कॉज अकॉर्डिंगली. ये क्या सवाल आया था मैंने पढ़ा, फिर डालिए वो सवाल. नहीं, चलो कोई बात. चले सर हाँ, ये अगर मिसकैरेज अगर नॉर्मली हो जाए तो बीटा एचसीजी भी कितने दिन में नॉर्मल होता है अगर नॉर्मल केस हो मिसकैरेज का? depends upon the stage of the pregnancy ना, कि जितनी एडवांस स्टेज होगी उतना उसको थोड़ा वक्त लगेगा, मे बी अ वीक. और अगर वो ऐसे ही 6 to 8 वीक से मेनोरिया है तो 2-3 डेज में ही वो नेगेटिव हो जाएगा. आपका जवाब इम्तिहान में होगा, डिपेंड्स अपॉन द जेस्टेशन पीरियड. चलो खुदा हाफिज, फिर इंशाल्लाह अगले बुध को मुलाकात. Thank you. sir. I've enjoyed talking to you all. थैंक यू सर. Thank you, sir.